दादी हर रात सांपों का उपयोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए करती थी। हर इस्तेमाल किया हुआ सांप चाक उगलते हुए मचाता था, जब तक कि दादी ने एक फुस फुसाने वाले सफेद सांप को नहीं पकड़ा। सफेद सांप ने इंसान की तरह कहा, बड़ी बहन तुम मेरी आखिरी बारह हो, अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हारे घर को धनी बनाऊंगा। दादी भी एक बार के भोजन और हर बार के भोजन के अंतर को अच्छी तरह से समझती थी। शीघ्र ही हमारा परिवार गाँव में सबसे धनी बन गया, लेकिन जब मैं 9 साल का था मेरे शरीर पर अचानक बहुत सारे नीले निशान आ रहे। दादी ने एक नजर डाली और फिर घोषणा की क्या वो इस काम को बंद कर देगी। तब से मेरे शरीर के निशान जादुई तरीके से गायब हो गए। मैंने दादी से पूछा कि उन्होंने कौन सा क्यों नहीं बनाया, तो मेरी बीमारी ठीक हो गई। दादी ने गंभीर होकर मुझसे कहा कि तुम्हारी बीमारी ठीक नहीं हुई है, क्योंकि तुम असल में मरे हुए हो, तुम्हारी वर्तमान जिंदगी मैंने चुराई है। दादी की बात ने मुझे काफी डरा दिया और मुझे नहीं पता था कि क्या कहना चाहिए। दादी ने गंभीरता से मुझे बताया कि तुम अब भी जिंदा इंसान नहीं हो, जीना चाहते हो तो मेरी विद्या को अपनाना होगा और 18 साल की उम्र तक जीना होगा। उस दिन से दादी हर दिन मुझे विभिन्न तांत्रिक विद्या सिखाने लगी। उन्होंने मुझे 17 साल की उम्र तक सिखाया और फिर अचानक गायब हो गई। मैंने पूरे गाँव में खोजा और आखिरकार उन्हें घर के बड़े ताबूत में पाया। दादी ने अपनी आंखें कड़ी से बंद रखी थी, चेहरे पर कोई खून गर्म गई था। मैंने सोचा कि वो पहले ही जा चुकी है और तुम इस साल कितने साल की हो? मैं डर गया और जल्दी से कहा, नानी इस साल 9 तारीख को मैं अभी 17 साल का हुआ। नानी ने सुना और अचानक ताबूत से उठकर बैठ गई। बोली, नहीं तुम 12वें वर्ष के 9वें महीने की 9 तारीख को 9:09 पर पैदा हुए थे, तो तुम्हारी 18वीं सालगिरह थी। मैं थोड़ा भ्रमित था, लेकिन नानी ने एक अजीब सी मुस्कान दी। जीत गए, हम आखिरकार जीत गए। मैंने नानी से पूछा, क्या जीते नानी? उत्साहित होकर मुस्का, तुम्हें याद रखना होगा तुम्हारी जिंदगी मैंने अव्यवस्थित अपनाओं की गुफा के स्वर्ण ताबूत से चलाई है। इन वर्षों में तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारा शरीर हमेशा पूरी तरह से नहीं, जी तुम्हारे शरीर पर हमेशा कुछ ना कुछ होता रहा है। उन्होंने मेरी कलाई पकड़ ली और मुझे घूरने लगी। मैंने अनजान होकर दादी से पूछा, क्या देख रही हो? दादी ने मेरी कलाई के बीच में उभरी लाल धब्बे को देखकर गहरी सांस ली। बच्चे तुम्हारा भाग्य विशेष है, तुमने स्वर्गीय भर्त्सना से बचाव किया है। अब भूमि विपत्ति आज की है, आज रात 12 बजे यमदूत तुम्हारी जान लेने आएंगे। मैंने दादी से बेचैन होकर पूछा, अब क्या करें? दादी ने गंभीर स्वर में मुझसे कहा कि तुम जल्दी से गाँव लौटो, घर घर जाकर घुटनों के बल झुककर सिर नवाओ। हमारे यहाँ इसका मतलब घर में कोई शोक होता है। सिर नवाने के बाद उनसे हर किसी से एक टुकड़ा कफन की लड़ी मांगो और अंधेरा होने से पहले कफन दुकान पर वापस लाओ। मैंने दादी से पूछा, दूसरों की कफन की लकड़ी क्यों मांगनी है? दूसरों की कफन की लकड़ी इस्तेमाल करने से तो अशुभ चीजें आ सकती हैं। चीजों पर दादी ने सिर्फ हाथ हिलाया और कहा कि मैं वही करूँ। चोरों ने कहा। मैं गाँव वापस गया, एक एक घर जाकर सिर झुकाया। गाँव वालों ने जैसे समझ लिया हो कि मैं ताबूत की लकड़ी मांगने आया हूँ। मेरे मुंह खुलने से पहले ही उन्होंने स्वेच्छा से एक टुकड़ा लकड़ी निकाल दिया। जब मैं कफन की दुकान पर वापस आया तो आकाश बेहद धुंधला हो गया। काले बादल शैतान की तरह थे। दादी ने मुझे आते देखा और तुरंत कफन में से उठकर बैठ गई। छोटे मुंह, आज जो लकड़ी लाई है उससे तुम्हारे लिए कफन बना देती हूँ। कफन का कोई और खास हिसाब नहीं है, बस हवा और रोशनी अंदर नहीं जानी चाहिए। आते करना है, याद रखना। गंभीर दिखाई दादी को देखकर मैं अनजाने में समझ गया नरम से देना है। दादी का चेहरा और भी सफेद हो गया। याद रखना 12 बजे से पहले निश्चित रूप से कफन बनाना चाहिए। चाहे कोई शोर सुनो, कभी दरवाजा नहीं खोलना चाहिए और किसी को नहीं बताना चाहिए कि तुम कफन बना रहे हो, वरना सब कुछ बेकार हो जाएगा, समझे? मैं ठीक उसी समय लाए गए सुखाए के बीच से एक 10 मीटर लंबा सफेद सांप निकला जो नानी की दिशा में लगातार सिर झुका रहा था। मैं इस रहस्यमय दृश्य से इतना डर गया कि कुछ बोल नहीं पाया और जब मैंने ध्यान से देखा तो वह सफेद सांप गायब हो चुका था। सफेद सांप की खोज करने की तैयारी करते हुए अचानक मेरे दिमाग में नानी की आवाज गूंजने लगी, बच्चे जल्दी से कौन सा बनाओ, अब समय नहीं है। मैंने अचानक पीछे मुड़कर देखा, सिवाय दादी के शरीर के चौकोन में लेटा था और कुछ नहीं था। हालांकि मन में अजीब लग रहा था पर देर नहीं की और उपकरण उठाकर कौन बनाना शुरू कर दिया। बाहर से दस्तक की आवाज आई। मैं पूछने ही वाला था लेकिन दादी की सलाह याद कर अनसुना कर दिया। उसी समय दरवाजे के बाहर से एक लड़की की आवाज आई, छोटे वो मैं जांग करूँ, दरवाजा खोलो। ये नाम सुनकर मेरे पूरे शरीर में रक्त तेजी से बहने लगा। वो मेरी सपनों की रानी है। जांग इंगर की आवाज फिर डरावनी हो गई। छोटे वो मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ, मुझे अंदर आने दो, बाहर भूत है। मेरे दिल में एक चक्कर लगा, क्या सच में बाहर कोई भूतों से नुकसान पहुंचाने वाला है? उपकरण नीचे रखकर मैं धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजे की तरह के माध्यम से मैंने देखा कि जांग इंगर ने सफेद बनियान पहन रखी है। उसके चेहरे पर चिंता और भय है और वह बार बार पीछे देख रही है, जबकि उसके पीछे काले साए खड़े। मैंने एक नजर में ही पहचान लिया कि बाहर ये बिल्कुल जीवित नहीं है। वो तुमने इन मरे हुए लोगों को देखा? वाह, तो सही मेरे पीछे बढ़े। जल्दी से मुझे अंदर आने दो ताकि मैं शिफ्ट हूँ। मुझे अपनी दादी की ख्याल आई कि दूसरों की साजिश में बिना वजह शामिल नहीं होना चाहिए। अगर मैंने उसे अंदर आने दिया तो ये साजिश अच्छे जैसा हुआ। तब उसे भूत प्रेतों का बदला। ये सोचकर मैं वापस घर में चला गया और फिर सिगवान कैप बनाना शुरू कर दिया। समय तेजी से बीत रहा था। आखिरकार 12 बजे से पहले मैंने आखिरी एक को तैयार कर लिया। 3 बार से झुकाने के बाद मैंने दादी को ताबूत उतार दिया। जैसे ही मैं डत्तन बंद करने की तैयारी कर रहा था, एक ठंडी हवा ने खिड़की खोली और एक दबे हुए चेहरे वाला अजीब चेहरा खिड़की पर दिखाई दिया। दरवाजे के बाहर से ये दाऊद, मुझे याद है कि दादी ने कहा था कि मुझे इस वो नहीं बताना चाहिए कि मैं ताबूत बना रहा हूँ। इससे मैंने तुरंत किया। मैंने कहा कि मैं ताबूत बना रहा हूँ। मैंने कहा कि मैं फर्नीचर बना रहा हूँ। दबाव डालने वाले भूत चेहरे पर मुस्कान धीरे धीरे ठंडी पड़ गई और जब वह भागने के लिए मुड़ा तो एक सफेद रोशनी आई और वह तुरंत गायब हो गया। इस समय दीवार पर खड़े की हांडी बजी। ठीक 12 बजे थे। बाहर बिजली चमकी और मैंने खिड़की के कागज पर 2 लंबे पतले इंसानों की परछाई देखी, जिनके सिर पर शंकु के आकार की टोपी थे।